A very warm welcome to all my viewers and listeners. So, students, this is the first video from my side from the History Chapter 1 Nationalism in Europe. So, for this video, I'm just giving you a hint what we are going to study in this video. So, students, as you can see in your books also, the chapter is beginning with a painting. So, in this video, first I'll give you introduction of the painting, who painted this, how this painting is relevant to the chapter, and what is the utopia of the painter about this painting and about the European scenario. Okay, so let's begin and continue the fruitful study. Thank you. So, students, this is the first class of social science 10th standard, and I'm starting this history chapter 1. And here in this class, this whole chapter, page wise, paragraph wise, will be explained to you. इसके पीछे मेरा मोटिव ये है कि सभी बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आए. इंस्टेड ऑफ रोटिंग द आंसर्स, दे मस्ट नो हाउ टू फ्रेम द आंसर. जब आपको पूरी स्टोरी पता रहेगी तब आप अच्छे से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, लिख पाएंगे. ठीक है. होप दिस क्लास is going to be very entertaining to you, informative as well as understandable. Okay. So बच्चों, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. बच्चों, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, हम यूरोप की हिस्ट्री को फ्रैक्शंस में देखेंगे. ठीक है. हम इटली के बारे में पढ़ेंगे, हम जर्मनी के भी बारे में पढ़ेंगे, यूएस के भी बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले चैप्टर के टाइटल का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है. तो टाइटल का एक्सप्लेनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक टर्म दिया है इसमें, टॉप पर जो आपके पास लिखा हुआ है नेशनलिज्म. तो पहले इस टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं. नेशनलिज्म, नेशनलिज्म शब्द का मतलब क्या है, यानी कि नेशन. पहले तो समझते हैं नेशनलिज्म वर्ड आया है नेशन से. नेशन यानी कि देश. पर बच्चों, जिस टाइम की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उस टाइम में नेशन जैसी चीजें ये अवेलेबल ही नहीं थी. ठीक है. नेशन या कंट्री जैसी चीजें नहीं थी. तो इसीलिए हम यूरोप के बारे में जब पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म की फीलिंग, जब नेशन ही नहीं था तो देश के लिए लगाव या डेडिकेशन या अ, ये उसको यूनाइट करना, ये सब इमोशन कहाँ से आए, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको एक पेंटिंग दी हुई है. ठीक है. आप, उम्मीद है कि सबने अपनी अपनी बुक खोल रखी है, बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए, एक पेंटिंग बनी है. ठीक. इस पेंटिंग में तीन हिस्से हैं. एक हिस्सा आपका टॉप है, जो आसमान का हिस्सा है. एक बिटवीन है, जिसमें आप देख रहे हो कई सारे लोग रैलीड हैं. ठीक है. बिल्कुल लाइन लगाकर किसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. और आप बॉटम में देखिए, यहाँ पे कुछ स्कैटर्ड चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि क्राउन पड़ा हुआ है, बोन्स पड़ी हैं, स्कल पड़ा है. ठीक है. तो इस पेंटिंग को बनाने के पीछे, इस तरह से इसको डिपिक्ट करने के पीछे पेंटर का क्या मंतव्य है, व्हाट ही एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्रेस थ्रू दिस पेंटिंग. Let's read it. Okay. In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. बच्चों, आप अपनी बुक में मार्क करके चलेंगे. ठीक है. मैं बताती जाऊंगी क्या क्या चीजें आप अपने बुक में हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें. ठीक है. सबसे पहले इस पेंटिंग का एक टाइटल है. टाइटल क्या है, आप इसको अंडरलाइन करिए. देखिए, सेकंड लाइन में लिखा है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ठीक है. सो ये पेंटिंग 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी. और ये पेंटिंग 4 सीरीज में है. ठीक है. जिसमें से एक सीरीज है जो आपके सामने ये प्रिंट है, ये फर्स्ट प्रिंट है, फिगर 1, ये फर्स्ट प्रिंट है. दिस फर्स्ट प्रिंट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ये नाम भी फ्रेडरिक सोरियो ने ही दिया है. और
The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. ठीक है, इस पेंटिंग में आप में देख रहे हैं बीच में कि लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, मेन है, विमेन है, हर एज के हैं, हर सोशल ग्रुप के हैं, एक लंबी सी ट्रेन जैसी कतार बना करके एक स्टैचू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो स्टैचू कौन सा है? दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि जैसे पर्सोनिफाई करके एलेगरीज बनाई जाती थी, ठीक है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी पढ़ा होगा ना, ठीक है, आपने पढ़ा है। और आप जर्मनी के लिए एलेगरी पढ़ी है, जानते होंगे आप, जर्मेनिया, है ना, फ्रांस के लिए एक एलेगरी है जिसको हम मैरियन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये लोगों की जो कतार है वो किस तरफ जा रही है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर है। ज्यादातर एलेग्रीज जो बनती थी वो फीमेल फिगर होती थी। हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि एलेग्रीज हमेशा फीमेल फिगर ही क्यों होती थी, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसकी तरफ ये सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की क्या खासियत है। ये सब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन है, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, यानी ऐसा टॉर्च, ऐसी मशाल जो ज्ञान का प्रकाश देती हो, और दूसरे हाथ में एक बुक या एक चार्टर आप कह सकते हैं, जिसका बुक का नाम या बुक में क्या है कंटेंट, राइट ऑफ मैन, यानी लोगों के, आम आदमी के अधिकार। इन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरे हाथ में एक चार्टर है। ऑन द अर्थ ऑफ द फोरग्राउंड of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institution. आप बिल्कुल बॉटम में देख सकते हैं, बिल्कुल जमीन में जो पड़े हुए हैं शैटर्ड चीजें, ये शैटर्ड रिमेन्स किस बात की, क्या चीजें हैं? ये सिंबल्स हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के मिट जाने के, ठीक है। सो अब एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या है? आप सिंपल समझ लीजिए, मोनार्की, those kind of monarchy, those who were having absolute powers and they were not willing to share their powers with any other person, any other common man, okay। You can see here new words में भी देखें, absolutist, what is it written? Literally a government or system of rule that has no restraints of the power exercised. In history, the term referred to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive, ठीक है। मोनार्की की खास बातें क्या है? ऐसी गवर्नमेंट जो कि सेंट्रलाइज होती थी, सारा पावर राजा और राजा के कुछ लोगों के पास होता था, मिलिट्री बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, राजा के कहने पर कुछ भी करती थी, और रिप्रेसिव होती थी, यानी कि लोगों को राइट्स नहीं थे। तो ऐसे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के शैटर्ड पड़े हुए हैं जमीन में, ये क्राउन पड़ा है, स्कल पड़ा है, बोन्स पड़ी हैं, दैट मीन्स कुछ तो कहानी बड़ी हुई जिसकी वजह से ये मोनार्की बिल्कुल जमीन पे बिखरी पड़ी है, उसके अवशेष पड़े हैं। इन सोरियोज यूटोपियन विजन, देखिए सोरियो कौन है? इस पेंटिंग का पेंटर। सोरियो का एक विचार है ये पेंटिंग, ठीक है, एक आइडिया। कोई भी पेंटर पेंटिंग करता है तो उसके कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, ठीक है। तो यूटोपियन वर्ड यहाँ पे लिखा है। अब यूटोपियन यानी यूटोपिया एक वर्ड है। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया का मतलब है किसी ऐसी चीज के बारे में इमेजिन करना जो एक्चुअली नहीं है, मगर वो इतनी परफेक्ट है कि हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, है ना। सो यूटोपियन इज a vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist. मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि लोग कहते हैं राम राज्य। राम राज्य ना किसी ने देखा है, हमें पता भी नहीं है, बट हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर राम राज्य हो तो सब कुछ बड़ा ही अच्छा होगा, बहुत ही जस्ट होगा, किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं होगा, सब कुछ बहुत ही फैबुलस होगा। तो ये एक यूटोपिया है,
एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, बट वी ड्रीम अबाउट इट, वी फैंटेसाइज अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसे ही इस पेंटिंग में सूर्यो ने अपना एक विजन रखा है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये उसका विजन है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। उसने दिखाया है अपनी पेंटिंग में कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग अपने अपनी नेशनैलिटी के बेसिस पर ग्रुप्ड हैं। ठीक है, उनके हाथ में अपनी आइडेंटिटी के लिए फ्लैग्स हैं, उनके पास अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाने वाले लोगों में सबसे पहले कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उनके मैप देख सकते हो। ठीक है, आप मैप में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में कौन है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। बाय विच दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस समय तक, जिस समय ये प्रोसेशन चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड अपने आप को नेशन स्टेट डिक्लेयर कर चुके थे। व्हाट अबाउट फ्रांस? फ्रांस, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue। फ्रांस अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा है। अब देखिए, पेंटर की बात को समझिएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस पेंटिंग का मेन कैरेक्टर है, यानी लिबर्टी का मतलब यहाँ समझो आजादी पाने वाले, आजादी चाहने वाले और आजादी तक पहुंचने वाले देश। तीन तरह की चीजें दिखाई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे जो निकल चुके हैं, जैसे यूएस है, स्विट्जरलैंड है, दैट मीन्स दे ऑलरेडी अचीव्ड फ्रीडम, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ नेशन स्टेट्स। ठीक है, फ्रांस अभी अभी पहुंच रहा है अपने ट्राई कलर के साथ। ट्राई कलर मतलब आपको मालूम होगा, फ्रांस के तीन इंपॉर्टेंट कलर्स थे, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। तो उसने अपना ट्राई कलर भी वैसे ही रखा था, अगर आपको याद हो वो मर्सिलिस वाली बात 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, है ना। तो उन्होंने अभी पेंटिंग के हिसाब से अभी अभी फ्रांस ने लिबर्टी हासिल करी। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। अब फ्रांस के बाद कौन है? जर्मनी, बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी के हाथ में अपना फ्लैग है, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। Interestingly, at the same time, when Sorio created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, जिस समय को जर्मनी को फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग में दिखाया है कि वो अपना फ्लैग लेकर लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्चुअली जर्मनी में यूनाइटेड नेशन जैसा कोई आइडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, जो फ्लैग उन्होंने कैरी किया, ये पेंटिंग में दिखाया गया है, वो जो फ्लैग कैरी किया है, ये एक एक्सप्रेशन था। इस फ्लैग को बनाने के पीछे रीजन क्या था सोरियो का, कि एक लिबरल उम्मीदों से भरा हुआ फ्लैग है कि आने वाले टाइम में यूनिफाई हो जाएंगी बहुत सारी जर्मन स्पीकिंग अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में, मतलब बिखरा हुआ है जर्मनी, उसको यूनाइट करना है और एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है। और उस पर रूल कैसा होगा? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उस पूरे यूनाइटेड जर्मनी पर रूल करेगा। अभी जब इस चैप्टर में आप लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। आगे पढ़ते हैं। Following the German people are the peoples of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। यानी कि जर्मनी के बाद और कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये सारे नाम दिए हैं। ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवेंस, अब जैसे पेंटिंग में आप देखें अपने बुक में, पेंटिंग में हेवेंस यानी आसमान में क्या चल रहा है, कौन कौन पेंटेड है? अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सी। कौन कौन देख रहा है कि क्या हो रहा है पृथ्वी पर? व्हाट इज गोइंग ऑन द अर्थ?
So Christ, saints, and angels all are very happy and gazing to the people. Why they are happy and gazing? Because they are very much satisfied that people of the world are now being united. They are no more fighting. Okay, they have been used. These saints and angels are used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. ठीक है, इसको बनाने के पीछे सूर्यों का क्या मकसद था कि जब पृथ्वी पर यानी अर्थ पर इस तरह से पीसफुल फ्रैटर्निटी का माहौल होता है तो ईश्वर भी खुश होते हैं. दे ऑल्सो हेल्प, दे ऑल्सो आर हैप्पी बाय सीइंग दिस पीस मेंटेन्ड ऑन द अर्थ. होप आपको इतना कंटेंट समझ में आया होगा. आगे का पैराग्राफ देखते हैं. दिस चैप्टर विल डील. बच्चों, ये जो पैराग्राफ है ये आपको बताएगा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली. ठीक है. दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज visualized by Suryo in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. ठीक है, पहले तो हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कि सोरियो ने ये जो कुछ भी विजुअलाइज किया उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे. फिर 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म किस तरह से एमर्ज हुआ. नेशनलिज्म का मतलब देखो, पहले तो ये समझते हैं नेशनलिज्म क्या है. नेशनलिज्म अपने जिस कंट्री में, जिस भूभाग में आपका जन्म हुआ है उसके लिए एक डेडिकेशन, उसके लिए एक लव टुवर्ड्स द नेशन. ये जो फीलिंग है जिसमें हम यूनाइट होकर रहते हैं, फ्रैटर्निटी को प्रैक्टिस करते हैं, दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज नोन एज नेशनलिज्म. तो जब तक आप नेशन को कलेक्ट नहीं करेंगे यानी जोड़ कर नहीं रखेंगे, यूनाइट नहीं करेंगे, तब तक नेशनलिज्म नहीं ग्रो कर सकता. ठीक है. सो नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज कैसे हुई? एज अ फोर्स. मतलब कहते हैं ना, एक आंधी की तरह इस फीलिंग को फैलाया गया या आया, और इस आंधी में बहुत सारी चीजें स्वीप हुई, चेंज किया उन्होंने. पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप बहुत कुछ चेंज हुआ. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. रिजल्ट क्या हुआ? मैंने आपको पहले बताया जैसे कि पहले नेशन जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था. क्या हुआ करते थे? पहले डायनेस्टीज होती थी, एम्पायर्स हुआ करते थे. तो इस नेशनलिज्म की आंधी में, सिंपली कह सकते हैं तो नेशनलिज्म की इस आंधी में ये डायनेस्टिक एम्पायर्स को खत्म करने की होड़ सी लगी और क्या क्रिएट किए गए? नेशन स्टेट्स. द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, जो आज के टाइम में ना एक देश का कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है, which is centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. देखो आज के टाइम में क्या है, सबके देश अलग अलग हैं. उन देशों की खासियत क्या है? सबके बॉर्डर्स डिसाइडेड है, सबका पॉलिटिकल सिस्टम डिसाइडेड है. ठीक है. पहले क्या था, किसी भी राजा ने किसी भी एरिया में अपने मिलिट्री से अटैक किया, उसको जीत लिया, उसको अपने में सबमर्ज कर लिया. ठीक है. मगर अब ऐसा नहीं है. अब सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज है, सबके अपनी अपनी जो क्लियरली डिफाइंड टेरिटरीज हैं. ठीक है. हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. ये सारी चीजें मॉडर्न स्टेट जैसी बनाने की कोशिश करी गई. ठीक है. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers. नेशन स्टेट का कंसेप्ट कैसा हो, कैसा हो, जैसे ये लाइन लिखी है इसको आप बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो. नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स. देखो कहीं ना कहीं बात वही डेमोक्रेसी की आ रही है, बट वो वर्ड यूज नहीं हो रहा. ठीक है. इस बारे में बात है सिटीजन्स की मेजॉरिटी हो, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स. केवल रूलर्स की मेजॉरिटी ना हो, वो तो मोनार्की हो जाएगी, है ना. या मोनार्की नहीं भी होगी तो डिक्टेटरशिप जैसा कुछ होने लगेगा. बट यहाँ किस पे फोकस किया है? majority of its citizens should be there, came to develop a sense of common identity. और जहां पे कॉमन पीपल या सिटीजन्स रूल करेंगे, सिटीजन्स के रूल में कुछ चीजें बड़ी कॉमन है, जैसे एक कॉमन आइडेंटिटी को
एक कॉमन आइडेंटिटी को डिसाइड करना जिससे सबको यूनाइटेड फील हो, एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, ठीक है, सबका इतिहास लगभग एक जैसा हो, सबकी आइडेंटिटीज लगभग एक जैसी हो। अच्छा, मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा क्या है, आप इंडियन हैं, आप ऐसा क्या है जो आप सबके लिए एक जैसा कॉमन है, ठीक है। हम लोग बात कर पा रहे होते तो बात करते, बट ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे अपने देश का आप देख लो, ट्राई कलर हमारा फ्लैग, ठीक है, वो हर इंडियन के लिए सेम है। हम सबको उस फ्लैग को देख के अपना देश याद आता है, हमारी नेशनल एंथम, ठीक है। हमारे देश के कुछ कल्चरल यूनिफॉर्म्स, हमारे देश के कुछ कलर्स जो हमें यूनाइट फील कराते हैं, ठीक है। तो कॉमन पीपल जब भी अपनी कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप करता है तो डेफिनेटली उनमें एक सेंस ऑफ यूनाइटेड, मतलब अपनी एक यूनिटी डेवलप करने का एक जज्बा होता है, और उससे बेहतर फील होता है, जैसे कि हमें अलग सा फील नहीं होता जब हम एक कॉमन आइडेंटिटी रखते हैं। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल्स। पहले यानी नेशन स्टेट बनने से पहले या राजाओं के टाइम में ये कोई भी कॉमननेस हुआ ही नहीं करती थी। हर एरिया का राजा अलग है, तो सोचो राजा भी अलग है, उसका फ्लैग अलग है, उसके रूल करने का तरीका अलग है, मे बी सिक्के भी अलग होते थे, जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कॉमननेस जैसी चीजें नहीं होती थी, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स। अभी कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ता था, स्ट्रगल्स होते थे, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। यानी कुछ भी अगर कॉमन बनाना है, यूनाइटेड बनाना है, तो बड़ा स्ट्रगल होता था कॉमन पीपल और लीडर्स के बीच में। This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. So this last line is telling you that what we are going to study, diverse process. कौन सी प्रोसेस जिसके थ्रू नेशन स्टेट्स बने, एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग, किस तरह से नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में यूरोप को प्रभावित करता है, ठीक है। होप मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आई हो, ठीक है। इसके आगे हम लोग और पढ़ते हैं, मिलते हैं। थैंक यू।